देखिए, डेली आंसर राइटिंग का जो प्रश्न था आज का, वह है मौर्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और एक प्रश्न और है हड़प्पा सभ्यता का। दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कर दिया गया है। 15-20 दिन तो हो गया है जो विभिन्न प्रश्न पत्रों से संबंधित था। अब जो निर्णय लिया गया है कि नए सिरे से आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी। एक चैप्टर खत्म करने के बाद, मतलब एक टॉपिक खत्म करने के बाद दूसरे टॉपिक पर ही बढ़ा जाएगा। और अभी स्टार्ट किया गया है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के सारे प्रश्नों को खत्म करने के बाद, सारे प्रश्नों को समझते हुए, लगाते हुए उसको समाप्त किया जाएगा। फिर अगले पे मॉडर्न या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बढ़ा जाएगा। फिर ज्योग्राफी, फिर सोशल इशू। इस तरह फर्स्ट पेपर पहले खत्म किया जाएगा, फिर सेकंड पेपर, फिर थर्ड पेपर, फिर फोर्थ पेपर। तो आंसर राइटिंग के जरिए हम चारों पेपर को कवर करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो मैं टेलीग्राम समूह का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगा। आप लोग जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था, इसका मॉडल आंसर भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है, नहीं तो वीडियो के द्वारा तो आप देख ही रहे हैं। तो प्रश्न है, मौर्यकालीन वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कला के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य कला को भारतीय उत्कृष्ट कला के प्रारंभ काल का माना जा सकता है। हड़प्पा के पश्चात सर्वप्रथम मौर्य काल में स्थापत्य कला का स्वरूप स्पष्ट होता है। अब मौर्यकालीन कला जो है दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक राजकीय कला या दरबारी कला, या लोक कला या मूर्ति कला। ठीक है। फिर मौर्य काल में सर्वाधिक अवशेष जो है सम्राट अशोक के समय प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब कौन कौन 4 भाग हैं यहाँ पे देख सकते हैं। स्तंभ, स्तूप, पाषाण वेदिका और गुहा विहार। अब इन्हीं चारों को हमको डिफाइन करके मौर्य काल की जो स्थापत्य कला है उसका वर्णन कर देना है। जो विशेषताएं इसमें भी समाहित हो जाएंगी और पूरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्तंभ, अशोक ने इसका निर्माण मुख्यतः धर्म की प्रचार प्रसार के लिए करवाया और देश के विभिन्न भागों में स्थापित करवाया। अब स्तंभ की जो विशेषता है, देखिए, एकाश में पत्थर से बना हुआ है। चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना स्तंभों पर खास तरह के पालिश का प्रयोग किया गया था। ये 3 विशेषताएं हो गई। और स्तंभ की संरचना देख लीजिए। ठीक है, स्तंभ की संरचना, ये जो है इसको तना कहते हैं। और ये जो बना है ये कलाकृति, इसको उल्टा कमल। और ये जो जिस पर पशु आकृति बनी होती है इसको चौकी कहते हैं। और ये जो उसके निचला वाला हिस्सा है इसको कंठ कहते हैं। और इसको मेखला कहते हैं, जहाँ से ये कमल जो है और ये तना जुड़ा होता है, इसको मेखला कहते हैं। ठीक है। अब स्तूप की बारी आती है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया। उन्हीं अवशेषों पर स्तूप का निर्माण हुआ। ये ईंट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते हैं। अब इनकी भी एक ठीक ठाक खांचा आप बना देंगे तो अन्य लोगों से आपका उत्तर जो है अलग दिखेगा। तो नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर तो बढ़ेंगे ही। तो देखिए इस तरह का है। ये जो ऊपर बना है इसको छत्र कहते हैं ये। ठीक है। और ये जो पाइप टाइप को आपको दिख रहा है जो ज्वाइन कर रहा है, इसको यष्ट कहते हैं। इसके नीचे जो आयताकार में बना है जाली नुमा, इसको हर्मिका कहते हैं। और ये पूरा जो अंडाकार बना है इसको अंड कहते हैं। और ये जो आकृति है आयताकार में, इसको तोरण या द्वार कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला आयताकार है इसको ऊपरी प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है। और जो ये बना है, ठीक है, उसके बाद वेदिका। वेदिका जो है सामान्यतः मौर्यकालीन विहार व स्तूप वेदिकाओं से घिरे होते हैं। ठीक है। इसके बारे में बहुत जानकारी अगर नहीं है तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 200 ही वर्ड लिखने हैं, यहाँ 125 वर्ड। तो गुहा या विहार अगला, ये मुख्यतः भिक्षुओं के निवास केंद्र होते थे। मौर्य काल में पहाड़ों को काट कर गुहा विहारों का निर्माण कराया गया। सम्राट अशोक और उसका पौत्र दशरथ ने बौद्ध आजीविकों के रहने के लिए इनका निर्माण कराया था। अब लास्ट में निष्कर्ष, मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। मौर्य काल में कला के क्षेत्रों में पाषाण का प्रयोग हो रहा था। फलस्वरूप कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गईं, जिसके साक्ष्य आज भी हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। ये रहा इस प्रश्न का पूरा संपूर्ण उत्तर। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता काल में संयोजन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब इसका जो आंसर लिखेंगे हम इस तरह, पहले तो प्रस्तावना लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी जिसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तत्कालीन विश्व की 4 सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, सिंधु सभ्यता में से व्यवस्थित नगरीकरण के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के पक्ष में हम निम्नलिखित बिंदुओं से तर्क अपना दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि पहला सड़क नगर विन्यास था, नदियों के किनारे बसे नगर, कुआं, भवन, अन्नागार, जल निकासी व्यवस्था। ठीक है, अब इनके द्वारा हम स्पष्ट करेंगे शहरी नियोजन को। ठीक है, सड़क हड़प्पा सभ्यता की सड़क समानांतर तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिससे नगर आयताकार खंडों में विभाजित होती थी। सड़क मुख्यतः 3 भागों में बटा था, मुख्य सड़क, सहायक सड़क, गली। देखिए मुख्य सड़क है और ये सहायक सड़क है। ठीक है, और ये गली है। अगला है नगर विन्यास। इस सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पहला भाग पूर्वी दुर्ग निर्मित था, दूसरा भाग पश्चिमी जिसमें निचली बस्ती स्थित थी। ठीक है, अब यहाँ पे पश्चिमी कर लीजिएगा, यहाँ गलती हो गई है। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग जबकि पूर्वी भाग में व्यापारी, शिल्पकार आदि लोग निवास करते थे। धौलावीरा से नगर जो है 3 भागों में बंटने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एक उदाहरण हो गया। फिर नदियों के किनारे बसे शहर। इस सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे जिनके माध्यम से यातायात, व्यापार तथा सिंचाई कार्य होता था। अब उदाहरण के रूप में आप कुछ शहरों को दिखा दीजिए, जैसे हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित थी, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और चनोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। फिर कुआं, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक मकान से कुआं का साक्ष्य मिलता है। आमतौर पर प्रत्येक घर 2 मंजिल होते थे जो भवन के जिसमें एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। फिर भवन सामान्यतः पक्की ईंटों के बने होते थे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पक्की ईंटों के मकान बने होते थे। जल निकासी प्रणाली, प्रत्येक घर से नालियां निकलती थी जो मुख्य नाली में मिल जाती थी। सड़क किनारे मुख्य नालियां ऊपर से ढकी होती थी। अन्नागार, इस सभ्यता की प्रत्येक नगर से अन्नागार प्राप्त हुआ है जो कृषि अधिशेष का संकेत करता है। इसका प्रयोग आपातकाल में होता था। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार तथा हड़प्पा नगर से 6-6 की कतार में 12 अन्नागार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष। उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन विश्व की समस्त सभ्यताओं में अपनी नगर नियोजन के लिए विशिष्ट थी, जिससे प्रेरित होकर वर्तमान में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ये रहा आज का आंसर और उसका पूरा उत्तर। अगर हमारे चैनल समूह से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम समूह और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।